नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज की अगली सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट आगे के टाइप्स को लेकर बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया, मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किए। यदि तीनों के निवेश का कुल योग 17,880 रुपये है तो रघु ने कुल कितनी राशि निवेश की। तो मैंने कहा कि अपने क्या करते हैं, प्रदीप और मोहित के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। मैंने कहा मोहित ने अगर 100 रुपये निवेश किए हैं तो प्रदीप ने मोहित से 20 रुपये अधिक निवेश किए, तो निवेश कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा प्रदीप का। फिर आगे इसने बोला कि मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किए, तो मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किए। तो मैंने कहा रघु ने अगर 100 निवेश किए तो 100 से 10 कम कर दो, मोहित का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 90। तो मैंने कहा कि दोनों ही स्थितियों में मोहित का इन्वेस्टमेंट इक्वल होना चाहिए। तो इससे पहले अपने काट के इसको छोटा करें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इधर भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो मैंने कहा कि मोहित का इन्वेस्टमेंट इस साइड 9 है, तो इधर कितना आ रहा है 9। तो दोनों स्थिति के अंदर मोहित का निवेश क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इधर मैंने इसको 9 से गुणा किया, तो इधर इसको अपने गुणा कर देते हैं 10 से। तो 9 दई 90 और 10 में 90। दोनों कंडीशन में मोहित का जो इन्वेस्टमेंट है वह कितना हो जाएगा, 90। तो अगर मैंने इधर 9 से गुणा किया तो प्रदीप के निवेश को भी 9 से गुणा करो, 12 निमे 108। इसी प्रकार अगर मैंने कहा कि रघु का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो इधर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके साथ वाले अनुपात को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दई 100। मैंने कहा कि प्रदीप का इन्वेस्टमेंट 108 है, मोहित का इन्वेस्टमेंट 90 है और रघु का इन्वेस्टमेंट 100 है। तीनों का टोटल निवेश कितना हो गया, 298। जो हमें कितना दे रखा है, तीनों के निवेश का कुल योग दे रखा है 17,880। 298 का मान दिया हुआ है 17,880, तो 298 से भाग लगाएंगे, कितना जाएगा, 1 यूनिट बराबर 80। तो हमें क्या बोला है कि रघु ने कितनी राशि निवेश की, तो रघु का निवेश कितना है, 100 यूनिट है। 1 यूनिट अगर 80 के बराबर है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणा 80 करेंगे, कितना आएगा, 8,000 रुपये। तो रघु ने कितना निवेश किया है, 8,000 रुपये। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझा गई होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 30% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि अगर हिंदी में 30% फेल हुए हैं तो पास कितनी हुई, पास हुई हिंदी में कितनी, 70%। इंग्लिश में 45% फेल है, 45% फेल, तो पास हुई कितनी, 55%। दोनों विषयों में 20% क्या हुए, फेल हुए, तो पास हुए कितने, पास हो जाएंगे 80%। तो मैंने कहा कि दोनों विषयों के अंदर, हिंदी के अंदर 70% पास, अंग्रेजी के अंदर 45% पास, और दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी 80% हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, हिंदी और इंग्लिश के प्लस करो और दोनों विषयों में होने वाले पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 45%। क्योंकि 70 और 55 को जोड़ेंगे 125, 125 माइनस 80 करेंगे 45%। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 45%, जो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा 4। समझा गई होगी बात। देखो इस चीज़ के अंदर मैंने कहा कि अगर हमें दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, तो मैंने कहा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मैं कहूँगा कि पी ए यूनियन बी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कहने का मतलब कि अगर हमें फेल परसेंटेज दिया गया है पर पास का परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है, तो फेल वाले में से पास का परसेंटेज निकालो। और पास का परसेंटेज अगर मैं यहाँ रखूँगा कि हिंदी में पास परसेंटेज कितना होगा, 70%, इंग्लिश में 45%, और दोनों में पास का परसेंटेज है 80। तो इन दोनों को जोड़ो, 125, 125 में से 80 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी 55। दोनों को जोड़ेंगे 125, 125 में से 80 माइनस करेंगे, कितना आएगा 45%।
दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी टोटल कितने 45%, जो आपका विकल्प नंबर 4 है। समझ आ गई बात। तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हमें बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ष 2013 में एक गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 30% अधिक थी। ठीक है, वर्ष 2014 में गांव ए की जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़ गई। यदि 2014 में गांव ए की जनसंख्या 7176 थी, तो 2013 में गांव बी की जनसंख्या क्या थी? तो हम पहली कंडीशन को देखते हैं कि वर्ष 2013 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 30% अधिक थी। तो एक तो गांव ए हो गया और दूसरा गांव बी है। मैंने कहा कि गांव बी की जनसंख्या से 30% अधिक है ए की जनसंख्या, तो मैंने कहा बी की जनसंख्या मैंने ली 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 30% अधिक कर दो 130। यहाँ से इनका अनुपात निकालूंगा, कितना आएगा 13:10 है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि वर्ष 2014 में, ये तो थी 2013 की, अब मुझे चाहिए किसकी 2014 की। तो वर्ष 2014 में गांव ए की जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़ गई। 20% का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 20%, 13 का 20% हो जाएगा 1/5। 1/5 निकालेंगे 13/5, कितना 13/5 बढ़ गई, 13/5 बढ़ गई। तेरह बटे पाँच बढ़ी, तो देखो 13×5 65, मतलब 2014 के अंदर जो जनसंख्या हो जाएगी 13 में 13/5 जोड़ेंगे तो नई जनसंख्या हो जाएगी 13×5 65 और 13 78/5। मैंने कहा कि 2014 में अगर मेरे पास गांव ए की जनसंख्या 78/5 है, 2014 में गांव ए की जनसंख्या कितनी है 78/5 है, जो हमें कितनी दे रखी है 7176 दी हुई। तो मैंने कहा कि अगर मैं 3 से काट दूँ 26 आएगा, 3 से काट दिया कितने पे जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 में 27, 3 दूनी 6, 2392। तो मैंने कहा कि 26 से फिर काट देते हैं, 13 से काट दो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 10 13 8 104, 13 चौके 52। फिर मैंने 2 से भाग लगा दिया, 2 एकम 2 और यह आ जाएगा 2 में 18, 2 दूनी 4, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बटा वाला 5 92 से गुना होगा, 5 दूनी 10, 5 में 45 और 1 46, 1 यूनिट आया कितना 460 के बराबर। तो हमें पूछ रहा है गांव बी की जनसंख्या कितनी है, तो गांव बी की जनसंख्या अपने पास 10 है, तो 1 की वैल्यू अगर 460 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 460 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4600। तो गांव बी की जो जनसंख्या होगी वह आपकी हो जाएगी 4600। आप ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझ आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम ने एक निश्चित राशि का 20% अली को दिया। ठीक है, प्राप्त राशि में से अली ने 25% विद्यालय शुल्क और 35% विद्यालय की वर्दी खरीदने पर खर्च की। इन खर्चों के बाद उसके पास 2800 रुपये बचे, तो टॉम के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी? मैंने कहा टॉम के पास थे कितनी राशि 100 रुपये मान लीजिए। 100 में से इसने अली को दी कितने 20 रुपये। अली को कितने रुपए दिए 20%। 20% मतलब 100 का 20% अली को दे दिया, अली को मिले कितने 20। अब 20 में से अली ने क्या किया, अली ने विद्यालय शुल्क खर्च किया कितना 20 का 25%। 20 का 25% मतलब 1/4, 4 का 20 में भाग लगाया 5, विद्यालय शुल्क उसने खर्च कर दिया 5। 35% विद्यालय की वर्दी खरीदने पर, विद्यालय वर्दी पर खर्च किया कितना, विद्यालय वर्दी पर खर्च किया 35%। 20 का 35% विद्यालय वर्दी पर, विद्यालय वर्दी पर 35% का मतलब भिन्न हो जाएगा अपने 7/20। 20 से 20 में भाग लग गया, विद्यालय वर्दी पर खर्च किया कितना 7 यूनिट। तो टोटल उसने खर्च कर दिया 7 और 5 12, टोटल खर्च कितना हुआ 12 यूनिट हुआ। अली के पास रुपए थे 20, जिसमें से 12 खर्च कर दिए, तो बचत हुई कितने की 20 में से 12 घटा दो 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू हमें बचत दे रखी है 2800। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दिए 24, 8 5 40, 1 यूनिट बराबर आया 350। तो हमें बताना क्या है, टॉम के पास
प्रारंभ में कितनी राशि थी? तो टॉम के पास थे 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 350 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा? 350 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 35,000 रुपये। तो टॉम के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? 35,000, जो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा सेकंड। समझा गई होगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसने बोला है कि रेनी और सोम के पास मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 5:3 है। रेनी अपने मासिक वेतन का 1/6 किराए में, 1/5 अपनी माँ को, 30% शिक्षा ऋण में और 25% विविध खर्च के लिए रखता है और शेष 5,000 रुपये वह बचत करता है। तो सोम का मासिक वेतन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। मैंने कहा कि रेनी और सोम की मासिक वेतन का अनुपात, मासिक वेतन का जो अनुपात है वह हमें दिया हुआ है 5:3 दे रखा है। इसके बाद इसने बोला कि जो रेनी है, रेनी 1/6 खर्च कर रहा है, 1/6 खर्च कर रहा है, फिर 1/5 अपनी माँ को दे रहा है, फिर 30% मतलब 3/10, 30% का भिन्न 3/10 शिक्षा ऋण में, 25% विविध खर्च कर रहा है, तो 25% का भिन्न 1/4। तो मैंने कहा कि जो इनके बटा में डिनोमिनेटर या हर दिया हुआ है वह अपने पास क्या है? मासिक वेतन है। तो मैंने कहा मासिक वेतन अगर है इधर अपने पास कितना है? 5 है, तो सभी कंडीशन में मासिक वेतन इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया, इसको 12 से गुणा करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको 15 से गुणा करेंगे, तो मासिक वेतन क्या हो जाएगा? सभी कंडीशन में बराबर होगा। तो अगर मैंने इधर 15 से गुणा किया तो ऊपर भी 15 से गुणा, इसको 6 से गुणा किया तो इसके साथ वाले अनुपात को 6 से गुणा, इसको 12 से गुणा किया तो इसके साथ वाले अनुपात को 12 से गुणा, इधर 10 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी 10 से गुणा करेंगे। मैंने कहा कि 10/60 मुझे मिला, यहाँ से मुझे मिला 12/60, यहाँ से मुझे मिला 18/60, यहाँ से मुझे मिला 15/60। तो मैंने कहा कि मेरे पास रेनी की जो टोटल इनकम आई, टोटल इनकम में वह कितनी है? 60 है। 60 में से उसने खर्च कितना किया? 60 में से उसने खर्च कितना किया? खर्च किया 10 यूनिट। किस पर? 10 यूनिट किराए के तौर पर, ठीक है। उसके बाद 1/5 मतलब 12 यूनिट खर्च किया अपनी माँ के लिए, ठीक है। इसके बाद 30% शिक्षा ऋण एजुकेशन के तौर पे 18 यूनिट। इसके बाद 15 यूनिट विविध खर्च के लिए रखा, तो टोटल खर्च कर दिया इसने कितना? 18, 15, 33, 12, 45, 10, 55। 60 रुपये उसकी इनकम थी, 60 रुपये कमा रहा था, 55 लगा रहा है, तो बचत कितनी की रहेगी? 5 यूनिट की। बचत कितनी की रहेगी? 5 यूनिट की। अब देखो हमें इधर मासिक वेतन जो रेने का है वह कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट, जबकि हमारे पास मासिक वेतन या इनकम कितना बन रहा है? 60। तो इसको 60 बनाने के लिए इधर भी मैं क्या करूंगा? 12 से गुणा, इसके साथ वाले अनुपात को भी 12 से गुणा, 12×5 = 60। मैंने कहा कि उसके पास बचत कितने की रह रही है? 5,000 की, और हमारे पास रहने की बचत आई 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना? 5 से डिवाइड करने पर 1,000। तो मैंने कहा कि सोम की जो इनकम है, ये मासिक वेतन है, वह कितना? 12, 36 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट 1000 के बराबर है तो 36 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 36,000 रुपये। तो सोम की जो मासिक वेतन होगा वह कितना होगा? 36,000 रुपये, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझा गई होगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गांव ए और बी की कुल जनसंख्या में क्रम से 2/5 और 3/8 महिलाएं हैं, ठीक है। गांव बी में पुरुषों की संख्या गांव ए के पुरुषों से 25% अधिक है। यदि दोनों गांवों में महिलाओं की कुल संख्या 2125 है तो गांव ए की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हमें गांव ए की कुल जनसंख्या बतानी है, और दोनों गांवों के अंदर टोटल जनसंख्या में से महिलाओं की संख्या कितनी है वह दे रखी है हमें। तो मैंने कहा एक तो गांव ए हो गया, दूसरा गांव बी हो गया। तो मैंने कहा कि गांव ए में महिलाएं कितनी, तो और पुरुष कितने? महिलाएं कितनी और पुरुष कितने? मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि जो बटा वाली संख्या है वह इन गांवों की क्या होगी? कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या मैंने कहा कितनी है? कुल जनसंख्या गांव ए की होगी 5 यूनिट, गांव बी की होगी 8 यूनिट। तो आप 5 में से 2 क्या है? महिलाएं। गांव ए में 5 में से 2 महिलाएं, गांव बी में 8 में से 3 महिलाएं। तो मैंने कहा 5 में से 2 महिलाएं हैं तो 3 क्या हुए? पुरुष। गांव बी में
टोटल 8 में से 3 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हुए? 5। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे एक कंडीशन और बोली गई, ए और बी के अकॉर्डिंग पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या बोल रहा है कि बी में पुरुषों की संख्या गांव ए के पुरुषों से 25% अधिक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं ए के पुरुषों की संख्या क्या मान लूँ 100, तो बी में 25% अधिक हो जाएगी, कितनी होगी? 125। तो मैंने कहा 5 से भाग लगाया, 25 से भाग लगा देते हैं, 2500 के 100, 25 5 125। मैंने कहा ए और बी गांव में पुरुषों की संख्या का अनुपात अपने पास है 4:5। तो मैंने कहा इधर बी में 5 है तो इधर बी में 5 है। अब देखो हमें क्या बोला जा रहा है कि यदि दोनों गांवों में महिलाओं की कुल संख्या, तो मैंने कहा कि इधर गांव ए में पुरुषों की संख्या कितनी? 4 है, इधर गांव ए में पुरुषों की संख्या 3 है, तो दोनों कंडीशन में गांव ए के पुरुषों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? इधर 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इनके साथ वाले जो अनुपात हैं इनको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या तो इक्वल होगी। तो गांव बी में पुरुषों की संख्या 5 थी, 15 यूनिट हुई। कितनी हुई? 15 यूनिट। तो गांव बी में हमारे पास पुरुषों की संख्या 5 रहेगी, तो 5 को हमें क्या बनाना है? 15 बराबर करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इनके साथ वाले सभी अनुपातों को हम 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो गांव ए में महिलाओं की संख्या होगी 8, गांव बी में 3 थी 9, तो कुल महिलाएं, दोनों गांव की कुल महिलाएं मतलब वुमेन्स या फीमेल्स कितनी है? 2125। और हमारे पास कुल महिलाएं कितनी बनेगी? 8 + 9 17 यूनिट, जो हमें दिया हुआ है 2125 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17 4 2, 17 दूनी 34, 17 5 85, 1 यूनिट बराबर आया 125। तो हमें क्या पूछ रहा है? गांव ए की कुल जनसंख्या कितनी है? गांव ए की कुल जनसंख्या अपने पास है 520 यूनिट। तो मैंने कहा 1 यूनिट अगर 125 के बराबर है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 2 250 और 1 0। गांव ए की कुल जनसंख्या हो जाएगी 2500, जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि श्रीमती शर्मा अपने मासिक वेतन का 15% अर्थात 4428 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। ठीक है, हमें 15% का मान दिया होगा, 15% का मान दे रखा है, कितना है? 4428 रुपये। ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश करती, बाद में वेतन का 18% पेंशन पॉलिसी। ठीक है, पेंशन पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी के अंदर 18% खर्च कर रही है, निवेश कर रही है। ठीक है, इसके बाद बीमा पॉलिसी के अंदर, बीमा पॉलिसी में कितना खर्च कर रही है? 9%। तो टोटल खर्च कितना हुआ? टोटल खर्च कितना हुआ? श्रीमती शर्मा द्वारा प्रति माह निवेश की गई कुल राशि कितनी है? मैंने कहा कि उसकी वेतन था 100%, वेतन क्या लिया? 100%। 100 में से 15% जो म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रही है, म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रही है, जो 15% का मान 4428 है, तो 1% का मान कितना होगा? 4428/15। तो इधर टोटल प्रति माह निवेश की गई कुल धनराशि बतानी है, तो प्रति माह निवेश की गई टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी? 15%, 18%, 33 और 9 42%। टोटल निवेश किया गया 42%, मतलब 15% ये, 18% ये, 9% ये, 15 और 18, 33 और 9 42% निवेश किया गया कुल। तो 1% किसके बराबर है? 1% किसके बराबर है? 4428/15 के। तो 42% का मान कितना हो जाएगा? 4428 बटे क्या कर देंगे? 15 से गुणा करेंगे, 3 से काट दो 5, 3 से काट दिए 14, और 14 का 28 से गुणा, 4428 से गुणा करेंगे, 14 × 112, 14 दूनी 28 और 11 39, 3 14 चौके 56 और 3 59, 14 चौके 56 और 5 61। भाग लगाना है किससे? 5 से भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 12 5 60, लगभग 12,398.4। तो मैंने कहा कि श्रीमती शर्मा द्वारा प्रति माह निवेश की गई कुल राशि कितनी है? 12,398.4 हो जाएगी, जो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा सेकंड। समझा गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि। ठीक है,
लालू ने चावल खरीदने पर प्रारंभिक खर्च से केवल 8% अधिक खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, लालू की चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो मैंने कहा कि चावल के मूल्य में वृद्धि कितनी हो रही है। एक तो मैं कहूँगी कीमत दे रखी है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, खर्च दे रखा है, और खपत भी निकालनी है। तो सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि कीमत और खपत का अगर गुणा करें, जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 50 रुपये है, तो 2 किलोग्राम का कितना होगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपये होगा। तो मैंने कहा कि कीमत को अगर हम खपत से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, खर्च आएगा। तो हमें सीधे सीधे शब्दों में बोला गया है कि चीनी की कीमत में 20% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो 20% का भिन्न होगा आपका 1/5। मैंने कहा कीमत पहले प्रारंभिक कीमत थी 5, 5 में 1 की वृद्धि हुई तो नई कीमत होगी कितनी, 6। इसके बाद आगे बोल रहे हैं कि लालू ने चावल खरीदने पर प्रारंभिक खर्च से केवल 8% अधिक खर्च करने का निर्णय लिया। तो खर्च के अंदर भी 8% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और 8% का भिन्न क्या हो जाएगा, 2/25 होगा। कितना होगा, 2/25 होगा। तो मैंने कहा पहले वो खर्च कर रहा था कितना, खर्च कर रहा है कितना, 25 यूनिट। अब 2 यूनिट बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा, 27 यूनिट। कितना हो जाएगा, 27 यूनिट। अब इसने क्या बोला है कि लालू की चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, मुझे खपत निकालनी है। तो अगर कीमत गुणा खपत बराबर खर्च है, कीमत और खपत का गुणा करें, कीमत और खपत का अगर मैं गुणा करूं तो अपने पास क्या आएगा, खर्च आएगा। क्या आएगा, खर्च आएगा। और अगर मुझे कंजप्शन मतलब खपत निकालनी है तो कीमत गुणा में है, इधर आके कहाँ जाएगी, भाग में, खर्च बटा क्या जाएगा, कीमत। तो मैंने कहा खर्च में अगर मैं कीमत का भाग लगा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, खपत आएगा। तो 25 में 5 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। फिर मैंने कहा कि 27 में 6 का भाग लगाती, तो 27/6। तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 में 27, 9 में 2 का भाग लगाएंगे, 4.5। मैंने कहा पहले खपत कितनी हो रही थी, पहले खपत कितनी हो रही थी, पहले खपत हो रही थी 5 यूनिट। पहले अपनी खपत कितनी हो रही थी, 5 यूनिट, और अब खपत कितनी हो रही है, 4.5 यूनिट। तो खपत में कमी हो रही है कितनी की, 0.5 यूनिट की। किस पे, प्रारंभिक खपत पे। तो बटा में प्रारंभिक खपत, प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100। मैंने कहा कि पॉइंट हटाऊंगा, 1 0, 50 का भाग लगाया 20, सॉरी 2, 50 का भाग लगाया कितने पे जाएगा, 2 पे। तो 2 का 5 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 10%। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 10% की कमी होगी, जो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा सेकंड। समझ आ गई बात, सॉरी फर्स्ट, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 10%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक होल की लंबाई, तो होल की अगर मैं लंबाई को लेकर अगर हम बात करते हैं, एक होल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:4। तो होल की जो प्रारंभिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वह हमें दी हुई है 5:3:4 में। इसके बाद लंबाई 2 गुनी हुई, लंबाई को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो नई लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। और चौड़ाई में 200% की वृद्धि की, तो 200% वृद्धि करना है, मतलब 100% तो था, 200% बटा कितना हो गया, 300%, और 300% का मतलब 3 गुना हो गया। तो 3 का 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद हाइट है वह ऊंचाई है वह 50% डिक्रीज की, मतलब 50% घटा दी। 50% मतलब 1/2 गुना घटा दी, तो हाफ हो जाएगी, कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। मैंने कहा कि अगर मुझे गोल का क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैंने कहा कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए परसेंटेज के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हमें उस कांस्टेंट वैल्यू को हटा देना है। क्या लेना है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 + 3 8, 8 चौके 32, प्रारंभिक क्षेत्रफल था 32 यूनिट। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 10 + 9 19, 19 और 2 38। मैंने कहा प्रारंभिक क्षेत्रफल था 32, नया क्षेत्रफल आया 38। तो क्षेत्रफल में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वह कितनी हो रही है, 6 यूनिट की वृद्धि हुई। किस पे होगी, प्रारंभिक क्षेत्रफल पे। तो बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100। तो 3 से 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काट दो 16, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। तो अपने पास आएगा 25 की 75 बटा में 4। तो 4 का 75 में भाग लगाएंगे तो 18 चौके 72, 18.75%।
जो क्षेत्रफल है वह इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा 3। समझ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आयुष एक परीक्षा देता है जिसमें 100 अंकों की 4 विषय। इन 4 विषयों में उसके प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है? 3:4:5:8 है। यदि उसे कुल 60% अंक मिले, ठीक है, तो मैंने कहा कि 4 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट 100 अंक का है, तो टोटल 4 सब्जेक्ट के टोटल अंक बने कितने? 400। अब इसने कितने अंक प्राप्त किए? प्राप्त अंक कितने हुए? इसने 400 का 60% अंक प्राप्त किए, तो 400 का 60% निकालेंगे, कितना होगा? 240 अंक आएंगे। जबकि हमें उसके प्राप्त अंकों का अनुपात दिया हुआ है। प्राप्त अंकों का क्या दिया हुआ है? अनुपात दे रखा है। कितना दिया हुआ है? 3:4:5:8। तो टोटल प्राप्त अंकों का योग कितना हुआ? 8 5 13 4 17 3 20। तो उसने टोटल 20 यूनिट अंक प्राप्त किए और 20 यूनिट की वैल्यू हमें प्राप्तांक दे रखे हैं 240। 1 0 से 1 0, 2 से काट दो, 1 यूनिट बराबर आएगा 12। तो हमें क्या बोल रहा है कि कितने विषयों में उसके अंक 50% से कम हैं? तो 50 से कम किसके होंगे? जिसका अनुपात 5 से छोटा होगा। मैंने कहा कि 12 से गुणा किया, इसको भी 12 से गुणा करो, 5 को भी 12 से गुणा और 8 को भी 12 से गुणा, क्योंकि 1 यूनिट 12 के बराबर, तो 3 यूनिट 36 के बराबर, 4 यूनिट 48 के बराबर, 5 यूनिट 60 के बराबर, 6 यूनिट 96 के बराबर। तो 100 में से 50% से कम 2 सब्जेक्ट में, कितने सब्जेक्ट में? 2 सब्जेक्ट में 50% से कम अंक प्राप्त हुए, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझा गई बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमंत ने कुछ पुस्तकें खरीदी, कुल पुस्तकों में से 40% बेचने पर 80% पुस्तकों का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक। यदि वह शेष पुस्तकों में से 70% को प्रारंभिक लाभ के आधे पर बेचता है, तो और बाकी पुस्तकें बिना बिके रहती है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि एक पुस्तक का, एक बुक का या एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मैंने क्या ले लिया? 1 रुपये। तो माना 100 बुक, कितनी बुक है? 100 बुक का क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 बुक का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100 रुपये। अब टोटल बुक हमें कितनी बेचनी है? 100 बुक बेचनी है। अब 100 बुक है, 100 में से उसने 40%, कितने परसेंट? 40 बुक बेचने पर उसको 80 पुस्तकों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 यूनिट है, तो 80 पुस्तक के बराबर अगर क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो 80 बुक का क्रय मूल्य कितना हो गया? 80 रुपये हो गया। तो 40 बुक बेचने पर क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 80 रुपये, ठीक। इसके बाद यदि वह शेष पुस्तकों में से 70% को 100 में से 40 बेच दी, तो बची कितनी? 60 बुक। और 60 बुक का 70% जो कितना होगा? 42 बुक। अब 42 बुक उस लाभ के आधे पर बेच रहा है, मतलब अगर वह 40 बुक 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 40 रुपये उसका क्या होना चाहिए था? कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसे कितने रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हुआ? 80 रुपये। तो कितना अधिक मिला? 40 अधिक मिला। किस पे मिला? 40 पे मिला। प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा वह कितना आ जाएगा? 100% आपका क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तो पहले 40% बुक पे अगर उसको 100% लाभ हुआ है, तो उसका आधा 42 बुकों पे होगा। 42 बुकों पे जो लाभ होगा उसको कितना होगा? 42 बुकों पर लाभ होगा, इसको 50% होगा। तो अगर मैं कहूँ कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे मेरे पास ये था सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब इन 42 बुकों का विक्रय मूल्य निकालूंगा, तो क्रय मूल्य 42 बुकों का 42 हुआ। एक बुक का क्रय मूल्य अगर 1 रुपये, 42 बुक का क्रय मूल्य कितना हुआ? 42। 42 पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 50% का। तो 50% का प्रॉफिट होगा, तो 100 + 50 150 बटे 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब मैंने कहा कि इनका गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 60 और 30 3 63, बटा में कितना है? 10। 1 0 से 1 0 63। तो ये आ गया अपने इन 42 बुकों का सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस, कुल विक्रय मूल्य, कुल
विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ 80 रुपये, तो हो गया 40 बुकों का विक्रय मूल्य और 42 बुकों का हो गया 63। तो टोटल विक्रय मूल्य अपने पास कितना आया 80 और 63 को जोड़ेंगे 143। ठीक है, ये अपने पास टोटल विक्रय मूल्य आ गया। इसके बाद क्रय मूल्य कुल कितना है, कुल क्रय मूल्य था अपना, कुल क्रय मूल्य था कितना 100 यूनिट। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है कि 100 पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ 43 का, कितने परसेंट का 43% का। तो 43% जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, 4 नंबर ऑप्शन। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। मैंने कहा कि चुनाव में अगर एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, तो मैंने कहा कुल वोट थे कितने, कुल वोट 100, कुल वोट कितनी है 100। 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो वोट डाले कितने लोगों ने 30% लोगों ने वोट नहीं डाले, 30% लोगों ने वोट नहीं डाले। वोट डाले कितने लोगों ने 70% लोगों ने, ठीक है। और 180 मत अवैध घोषित हुए, तो इनवैलिड वोट थे 180। अगर मैं इसमें से इनवैलिड वोट घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे वैलिड वोट, वैध वोट कितने आ जाएंगे। मैंने कहा कि 70% माइनस क्या करेंगे 180, ये वैलिड वोट आ गए। अब इसने आगे बोला है कि विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 684 वोट अधिक मिले, तो विनर और लूजर की का जो डिफरेंस है कितना 684 वोट है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि विनर को कितना मिल रहा है, विजेता को मिले वैध मत पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 42%। पंजीकृत मतदाता कितने 100%, 100 का 42% किसको मिले विनर को मिले। तो अगर 70% माइनस 180 वैलिड वोट थे, इसमें से 42% इसको मिल गए, तो 70% में से 42 घटा दो कितना बचेगा 8 और 20 28%, प्लस 180 वोट किसको मिले लूजर को मिले, सॉरी माइनस क्या जाएगा माइनस 180 वोट। 70% माइनस 180 वैलिड वोट है, इसमें से 42% विनर को मिले, तो परसेंट में से परसेंट घटाओ 70 माइनस 42 28% और माइनस 180 किसको मिले लूजर को मिले। तो अब देखो हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है, हार जीत का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दोनों का जो डिफरेंस है अंतर है वह कितना है 42 और 28 का अंतर हो गया कितना 14%, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 180 बराबर कितना है 684। मैंने कहा कि 14% प्लस का 180 उठा के इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, 14% बराबर आया अपने पास 504। मैंने कहा कि 1% बराबर आ जाएगा कितना 14 42 बच गया 8 14 6 84, 1 यूनिट बराबर आएगा 3600। तो हमें क्या बोला है कि मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो टोटल पंजीकृत मतदाता है 100%, 1 यूनिट 36 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600, कितनी हो जाएगी 3600। इसका राइट आंसर अपना होगा 3600, जो शायद इसमें विकल्प के तौर पर नहीं दिया गया है। तो इसका कोई एक ऑप्शन आप 3600 कर सकते हैं, तो विकल्प नंबर 4 ले लेंगे 3600, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किए और उसी परीक्षा में सीता ने 54% अंक प्राप्त किए, जो रमन से 24 अंक कम है। यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है, तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किए और उसी परीक्षा में सीता ने 54% अंक प्राप्त किए, जो रमन से 24 अंक कम है। मैंने कहा कि सीता ने कितने अंक प्राप्त किए 54%, और रमन के अंकों की अगर हम बात करें तो रमन के अंकों से कितना कम है, रमन के अंक 456 है, इससे 24 अंक कम हैं किसकी सीता के 54%। तो 54% किसके बराबर हो जाएगा 456 माइनस 24। तो मैंने कहा ये बच गया अपने पास 432, जो 54% की वैल्यू है। मैंने कहा कि 54 से भाग लगाते हैं, तो 54 कम 54 54 8 432, 1% आया किसके बराबर 8 के बराबर। तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक अंक
प्राप्त किए, जबकि परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 34% है। मैंने कहा कि 1% 8 के बराबर है, तो पास मार्किंग या न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हो जाएंगे? 34% की वैल्यू निकालो। 1% 8 के बराबर तो 34% हो जाएगा। 8 चौकी 32, 8 की 24 और 3 27। न्यूनतम उत्तीर्णांक या पास मार्किंग है 272। तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? तो इसने किए 456 अंक प्राप्त किए। किसने? रमन ने। जो कितने अधिक होंगे? 6 - 2 4, 15 - 7 8 और 3 - 2 1, 184 अंक अधिक हो जाएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। समझ आ गई बात? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता 3000 रुपये की पहली बिक्री पर X% और उससे अधिक की बिक्री वाले भाग पर Y% कमीशन देता है। 7000 की बिक्री पर वह 1100 रुपये तथा 11000 की बिक्री पर वह 1660 रुपये कमीशन देता है। तो X और Y की मान ज्ञात कीजिए। तो 3000 की पहली बिक्री पर X% और उससे अधिक की बिक्री पर Y% कमीशन देता है। तो 7% की बिक्री पर वह 7000 की बिक्री पर वह 1100 रुपये और 11000 की बिक्री पर, तो मैंने कहा पहले बिक्री की 3000 पे उसने दिया X% कमीशन। इसके बाद 7000 में से 3000 की बिक्री पर X% दिया, तो बाकी बचा 4000 पर उसने दिया कितना? Y% कमीशन। टोटल कमीशन कितना मिला? 7000 पे 1100। मैंने कहा कि 20 से 20 काट देंगे, तो ये आ गया मेरे पास 30X प्लस 40Y बराबर 1100। 10 से 10 उठा दो सभी का, 3X प्लस 4Y बराबर आ गया मेरे पास 110। ठीक है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन की 11000 की बिक्री पर, तो मैंने कहा कि अगर वह 3000 की बिक्री पर X% कमीशन देता है, तो बाकी बचा 11000 में से 3000, तो बाकी बच गया 8000 पर वह Y% कमीशन देता है और टोटल कमीशन दे रहा है कितना? 1660 रुपये। मैंने कहा 20 से 20, एक 0 यहाँ से काट देंगे, तो अपने पास आया 3X प्लस 8Y बराबर 166। हमें क्या बोल रहा है? X और Y की मान बतानी है। दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं? माइनस कर दूं। 3X - 3X 0, 8 - 4 4Y और 166 - 110 करूंगा। 166 - 110 करूंगा, कितना आ जाएगा? 56। तो Y का मान कितना आ जाएगा? 4 से भाग लगाएंगे, 14%। Y का मान अगर 14% है तो X का मान निकालना है, तो मैंने कहा यहाँ इस इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में Y की वैल्यू 14 रखेंगे। 3X प्लस 14 इंटू Y की वैल्यू 4 गुना Y की वैल्यू 14 बराबर 110। 3X 14 चौके 56 प्लस का उठा के इधर लाओ, माइनस का 44 10 54, 3 से भाग लगाएंगे, 18%। किसका मान आ जाएगा? X का मान आ जाएगा। X का मान कितना होगा? 18%, Y का मान 14%, X का मान 18%, Y का मान 14%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साहूकार पाता है कि ब्याज दर 8% से घटकर 7 से ही 3/4% होने के कारण उसकी वार्षिक आय 61.50 रुपये कम हो जाती है। मैंने कहा कि अगर 8% से घट रही है, तो जो उसकी इनकम में कमी हो रही है, तो वह क्या होगा? कमी 8 से 7 से 3/4 घटी, तो कितनी घटी? तो मैंने कहा कि 8% माइनस 7 चौके 28 और 3 31/4%। तो 4 8 32 माइनस 31 करूंगा, मेरे पास आएगा 1/4%। और 1/4% इनकम घट रही है, और हमें वार्षिक इनकम कितनी बोला है? कितने की कमी बता रहे हैं? 61.50 की। तो 1/4% 61.50 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करने पर अपने पास कितना आएगा? 4 5 20, 61 2 122, 244, 244 और 2 246। कितना हो जाएगा? 246। तो 1% अगर 246 के बराबर है, तो उसकी पूंजी थी 100%, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 1% किसके बराबर? 246 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 246 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी? 24,600 रुपये, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड।